वेलकम बैक ऑन स्ट्रीम ऑफ ड्रीम्स। बात होगी आज फार्मास्यूटिकल स्टॉक के ब्रेकआउट के बारे में। कंपनी का नाम है एफडीसी लिमिटेड। एफडीसी लिमिटेड, ठीक है। तो कंपनी जो है बेसिकली वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कंपनी बनाती है सबसे ज्यादा दुनिया का ओआरएस घोल। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमको दस्त लगते हैं तो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, वो होता है ओआरएस घोल। तो ये वो कंपनी है जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ओआरएस घोल बनाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसके बाद 5 ऐसी लोकेशंस हैं जिनके ऊपर ये 7 प्लांट स्टैब्लिश किए हुए हैं कंपनी ने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी की दो जो सब्सिडरी कंपनीज है, एक है यूएसए में और दूसरी है यूके में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इनका एक कंपनी के साथ साउथ अफ्रीका में ज्वाइंट वेंचर भी है जिसके ये लगभग 49% के आसपास स्टेक ओन करते हैं कंपनी की। तो यहाँ तक तो कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा बहुत हमने समझने की कोशिश की है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है करंट आज की डेट में, तो वो है लगभग 4800 करोड़ की ये कंपनी है। स्टॉक पी की बात करते हैं तो 25 का है। एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी सेम इक्वली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के, तो 15% के रिटर्न कैपिटल ऑन एम्प्लॉयड के ऊपर हमको देखने को मिल रहे हैं कंपनी में, तो काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वहाँ पे लगभग 11% के हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। डेप्ट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं, जो कि एक मेजर पॉइंट होता है जब भी हम किसी मिड कैप कंपनी को उठाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है जो डेप्ट टू इक्विटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो डेप्ट टू इक्विटी है वो लगभग 0.02 है, तो काफ़ी अच्छा है कंपनी की। यहाँ तक तो हालत काफ़ी अच्छी दिख रही है हमें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, तो जो सेल हुआ करती थी लगभग 2011 में 700 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल थी। 22 मार्च 2022 आते आते कंपनी ने सेल लगभग 2.5 गुना 2 गुना के ऊपर ले गई है कंपनी। अब जो सेल है कंपनी की वो लगभग 1500 करोड़ के आसपास है। तो मतलब कि ये एक ऐसा मैनेजमेंट के हाथों ये कंपनी मिली हुई है कि वो कॉन्टिन्यूसली अपनी सेल को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात कर लेते हैं, तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स लगभग जो मार्च 2022 में है तो वही सबसे लोएस्ट मार्जिन थे 17% के। उसके पीछे रीजन ये था दोस्तों, क्योंकि इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट काफी बढ़ गई थी। जो कॉस्ट पहले 15-17% के आसपास हुआ करती थी, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वहां पर मेंटेन हुआ करते थे। लेकिन इस बार एम्प्लॉय जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ चुकी है, लगभग 22% के आसपास पहुंच चुकी है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमको यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर की जब आएंगे, जो मार्च 2023 एंड हुआ, तो ये दोबारा उन्हीं लेवल्स के आसपास देखने को मिल सकते हैं। लगभग 20-22% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम बात करते हैं, तो जो नेट प्रॉफिट इनका लगभग 150 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो पहुंच चुका था 300 करोड़ के आसपास। थोड़ा सा ड्रॉबैक यहाँ पर हुआ है, जरूर है मार्च 2022 में, लेकिन इसके लिए आपको क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस क्या वजह थी, उसके लिए आपको इसकी एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़नी होगी दोस्तों। क्योंकि हम सारी डिटेल तो नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है और आप लोग बहुत कम वीडियो देखते हो। तो इसके लिए शॉर्ट वीडियो में अगर हम बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी का ईपीएस, तो कंपनी का जो ईपीएस था वो लगभग 8 रुपए के आसपास हुआ करता था मार्च 2011 में, और अब पहुंच चुका है लगभग 12-13% के आसपास कंपनी का ईपीएस पहुंच चुका है। काफ़ी अच्छा अगर हम बात करते हैं ईपीएस है कंपनी का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के रिजर्व के बारे में, तो कंपनी के रिजर्व देखिए दोस्तों, 2011 में 600 करोड़ के हुआ करते थे, वो पहुंच चुके हैं मार्च 2022 में 1900 करोड़ के बाद। मतलब के 3 गुना यहाँ पर रिजर्व में जंप आया है दोस्तों। मतलब एक कंपनी की जो सेल बढ़ी है वो 2 गुना बढ़ी है, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट इतना अच्छा है, उन्होंने इस तरह से मेंटेन किया कि जो इनके रिजर्व हैं वो लगभग 1900 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करते हैं बोरिंग की, तो लगभग 32 करोड़ के आसपास की बोरिंग है, वो भी महज जो लीज की बोरिंग है वो पड़ी हुई है, जिसको कंपनी कभी भी चुका सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो प्रमोटर के पास लगभग 69% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है, काफी अच्छी मानी जाती है। पब्लिक के पास महज 20% के आसपास ही होल्डिंग है।
मीन्स अगर कोई कंपनी 100 अपने शेयर निकालती है मार्केट में, तो उसमें से जो लगभग 69 शेयर हैं वो लगभग प्रमोटर के पास है, और उसके बाद जो 30% बचा है उसमें से भी 4% है जो FIIs के पास है, और 6% है जो DIs के पास है। मतलब कि सिर्फ उसमें से सिर्फ जो 20 शेयर बचते हैं जो आम पब्लिक के लिए बचे हुए हैं, तो काफी कम जो शेयर है वो मार्केट में अवेलेबल है। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, अगर हम बात चार्ट पे करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक अब गोली होने वाला है दोस्तों। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं चिप्स के ऊपर। तो चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा फेवरेट पैटर्न बन रहा है जिसको कि हम बोलते हैं राउंडिंग पैटर्न। ये देखिए दोस्तों, ये बना गोल वाला राउंडिंग पैटर्न। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का एक कंसोलिडेशन चल रहा था जो कि ब्रेकआउट देने की कगार पर खड़ा है दोस्त। क्योंकि अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, इसका कंफर्मेशन आया नहीं है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों। आपको ये शेयर इन्हीं लेवल्स के आसपास बाय कर लेना चाहिए। लेवल्स क्या है? 280 रुपए से लेकर के 262 रुपए के बीच में आपको यहाँ कहीं भी स्टॉक मिल रहा है, आपको तुरंत उठा लेना है विद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर। क्योंकि दोस्तों हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। टारगेट बताने से पहले हम चलते हैं, हमने पिछली बार जो लगभग 1 महीना पहले एक वीडियो बनाया था कैस्ट्रॉल इंडिया के ऊपर, तो उसका जो सबसे पहला टारगेट था लगभग 125 रुपए के आसपास, तो वो स्टॉक ने कंप्लीट कर लिया है, टारगेट अचीव कर लिया है। तब जो लेवल थे हमने रिकमेंड किए थे, तो वो थे लगभग 114 से लेकर के 108 रुपए के लेवल से हमने बोला था आपको बाय करने के लिए। तो उस रेंज में आया भी था दोस्तों, लेकिन अब जो उसने सबसे पहला जो अपना टारगेट था 125 रुपए का, वो अचीव कर लिया है। इसके बाद जिन्होंने वो बाय किया था वो क्या करें, जिन्होंने मतलब कि जो बाय नहीं किया है वो क्या करें, तो जो अभी मतलब कि एवरेज करना चाहते हैं वो क्या करें। तो बेसिकली अब वो ब्रेकआउट आ चुका है दोस्तों, उसने सबसे पहला टारगेट अचीव कर लिया है। तो अब ये जो रेंज है 108 रुपए से लेकर जो 114 रुपए हुआ करती थी, वो बढ़कर हो चुकी है 110 रुपए से लेकर के 114 रुपए से लेकर के 118 रुपए के बीच में वो रेंज हो चुकी है। इस रेंज में अगर आपको ये स्टॉक मिलता है कैस्ट्रॉल इंडिया, तो आपको बाय कर लेना है। तो सबसे पहला रजिस्टेंस, सबसे पहला टारगेट 125 रुपए का, लेकिन आपको यहाँ पर अभी बेचने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये शेयर आपको 140 के लेवल बहुत ही जल्द दिखा दे, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी है इस स्टॉक में निवेश करने से पहले और बेचने से पहले भी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, दोबारा आ जाते हैं FDC के ऊपर, तो FDC की जो रेंज है आपको बता दी है 280 रुपए से लेकर, अगर आपको 260 रुपए के बीच में कहीं भी मिल रहा है ये स्टॉक, तो आपको बाय कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टारगेट की, तो सबसे पहला टारगेट होगा 315 रुपए के आसपास, दूसरा टारगेट होगा लगभग 370 रुपए का दोस्तों। तो आने वाली दोस्तों हम इसी चैनल के ऊपर छोटे छोटे ब्रेकआउट शेयर्स की वीडियो बना देते हैं जो कि शॉर्ट वीडियोस होते हैं। अगर आपको भी डेली वही ब्रेकआउट शेयर्स की लिस्ट आपको चाहिए होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। FDC को बाय करना मत भूलिएगा।